बर्फ अभी भी झर रही थी। तेजी से दौड़े जा रहे लड़कों के मुंह से निकली सांस भाप के गुच्छे बना रही थी। ईडन सिनेमा के पास पहुंचते ही मार्टिन ने अपने साथियों से कहा, तुम सब लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ो, मैं अभी आया। ईडन सिनेमा के पास तीसरी कक्षा के कुछ छात्र खड़े थे। उन्हें सिनेमा देखना था। वे द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मार्टिन ने उन लोगों से कहा, हमें तुम लोगों की मदद की जरूरत है। फिल्म तो बाद में भी देखी जा सकती है। उससे भी पहले एक जरूरी काम है। माध्यमिक स्कूल के कुछ जानवरों ने रूडी क्राइच काम को पकड़ रखा है। अब हम सबको उसे छुड़ाना है। तो क्या हम तुम्हारे साथ चलें? टूबी नामक एक लड़के ने पूछा। नहीं, तुम सब 15 मिनट के भीतर फोरवर्क स्ट्रासे पहुंचो। अपने साथ कुछ और लड़के लेते आना। हाँ, टोपियां जेब में छिपाए रखना, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, मार्टिन, टूबी ने कहा। देखो, इज्जत का सवाल है। हमें नीचा न देखना पड़े, मार्टिन ने उसे एक बार फिर चेताया। फिर वह दौड़ पड़ा। शीघ्र ही वह अपने अन्य साथियों से जा मिला। वे सब मुख्य सड़क के बजाय गली कूचों में होते हुए जा रहे थे। कारण सड़क पर एक साथ इतने लड़कों को देखकर उनकी योजना का भंडाफोड़ हो सकता था। उनकी यह योजना अपने मित्र रूडी को छुड़ाने की थी। उसे एक दूसरे स्कूल के लड़कों ने एक मकान के तहखाने में बंद कर रखा था। रूडी के पास उन सबकी कापियां भी थीं। उन्होंने यह भी पता लगा लिया था कि रूडी को कहां छिपाकर रखा गया है। अब वे सब एक साथ अचानक आक्रमण कर उसे छुड़ा लेना चाहते थे। शीघ्र ही वे सब नियत स्थान पर पहुंच गए। अगले कदम पर विचार होने लगा। फ्रैंक नामक एक लड़के ने सुझाव दिया, मैं एगरलैंड के पास शांतिदूत बनकर जाता हूं। बशर्ते कोई समझौता कर सको, मठियास ने व्यंग्य से कहा। समझौता न भी होगा तो क्या, कम से कम मालूम तो पड़ जाएगा कि उन्होंने रूडी के साथ क्या सलूक किया है, फ्रैंक ने पलटकर कहा। मार्टिन ने फ्रैंक को जाने का इशारा किया और स्वयं दूसरी ओर बढ़ गया। प्लस प्लस प्लस। फ्रैंक ने एगरलैंड के घर के पास पहुंचकर घंटी बजा दी। वह एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता था। घंटी बजते ही एक महिला ने दरवाजा खोला। वह एगरलैंड की मां थी। मैं आपके बेटे के साथ पढ़ता हूं। क्या वह घर पर हैं? फ्रैंक ने पूछा। तुम खुद जाकर देख लो, वह रहा उसका कमरा। एगरलैंड की मां ने एक कमरे की ओर संकेत किया। उसका नाम था डोरोथी। यूं देखने सुनने में वह दूसरी लड़कियों की तरह ही थी, लेकिन उसमें एक विशेषता थी जिसका पता बहुत कम लोगों को था। डोरोथी परी रानी ऊजमा की मित्र थी। ऊजमा परी देश ऊज की रानी थी। डोरोथी कई बार परी देश की सैर कर चुकी थी। ऊजमा ने अपने जादू से अनेक बार डोरोथी को संकट से उबारा था। परी देश में बहुत बड़ी एक तस्वीर थी। ऊजमा को उसमें कहीं का भी दृश्य दिखाई दे सकता था। उसने एक बार डोरोथी से कहा था, जब भी कोई संकट पड़े मुझे याद करना। मैं अपनी तस्वीर में तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। उस रात डोरोथी अपने चाचा से मिलने जा रही थी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। वहां जैब नाम का लड़का घोड़ागाड़ी लेकर आया था। घोड़ागाड़ी उसे लेकर चल दी। वह और जैब दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। तभी जोर की गड़गड़ाहट हुई। धरती फट गई। तेज भूकंप में घोड़ागाड़ी एक चौड़ी दरार में गिर पड़ी। डोरोथी तो मारे डर के चीख ही पड़ी। चारों ओर गहरा अंधेरा था और वे लोग जमीन के अंदर गिरते जा रहे थे। जब उनके कदम जमीन पर लगे तो देखा, चारों ओर रंग-बिरंगा प्रकाश फैला था। एक तरफ रंग-बिरंगे गोले चमक रहे थे। सामने बस्ती दिखाई दे रही थी। वहां सब मकान शीशे के बने हुए थे।
उनके अंदर की हर चीज साफ नजर आ रही थी। कई मकानों की छतें टूटी हुई थीं। डोरोथी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां रहने वाले आदमी हवा में चलते थे। तभी उसका घोड़ा मनुष्यों की बोली में बात करने लगा। उसे बोलते सुनकर तो डोरोथी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां आए। एक आदमी के माथे पर तारे का चमकीला निशान बना था। वह वहां का राजा था। उसने डोरोथी से कहा, अच्छा, तो तुम ही लोगों ने हमारे नगर मंगाबू पर पत्थर बरसाए हैं। डोरोथी बोली, शायद भूकंप के कारण ऐसा हुआ है। हम लोग धरती फट जाने के कारण नीचे गिरे हैं। तुम्हें हमारे देश के तांत्रिक के पास चलना होगा। अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो ठीक, वरना तुम्हें कड़ा दंड दिया जाएगा, राजा बोला। उसी समय ऊपर से एक आदमी और गिरा। वह था ऊज का जादूगर जो डोरोथी का मित्र था। उसे देखकर डोरोथी की हिम्मत कुछ बढ़ी। जादूगर भी डोरोथी को देखकर खुश था। इन लोगों को एक बड़े महल में ले जाया गया। वहां फर्श पर आग जल रही थी। सबको आया देखकर उस आग में से तांत्रिक निकला। अजीब शक्ल थी उसकी। सारे शरीर में कांटे उगे थे। उसे देखकर डोरोथी खूब हंसी। उसका मित्र जादूगर भी हंस पड़ा। इस पर मंगाबू का तांत्रिक नाराज हो गया। बोला, मैं तुम मनुष्यों को जानता हूं। अगर तुम सांस न लो तो मर जाओगे। मैं अपने जादू से तुम सबकी सांस बंद कर दूंगा। और सचमुच डोरोथी को घुटन महसूस होने लगी। यह देखकर ऊज के जादूगर ने तलवार निकाली और तांत्रिक को मार डाला। आश्चर्य की बात थी, तांत्रिक के बदन से जरा भी खून नहीं निकला। निकलता कैसे? वह मनुष्य जो नहीं था। मंगाबू के सब लोग फलफूलों की तरह पेड़ों पर उगते थे। जब कोई मर जाता तो लोग उसे जमीन में गाड़ देते। कुछ दिन बाद वह फिर उगाता। हनुक्का यहूदियों का प्रमुख त्योहार है जो दिसंबर में आता है। आमतौर पर उस समय गांव से शहर जाने वाली सड़क बर्फ से ढकी होती है। पर इस साल सर्दी थोड़ी नरम थी। ज्यादातर समय अच्छी धूप थी। एरेन रोएंदार खालों का धंधा करता था। इस साल उसकी कुछ कमाई नहीं हुई थी। इसलिए उसने परिवार की पुरानी बकरी मित्तो को बेचने का निर्णय लिया। बकरी एक तो बूढ़ी थी और दूध भी कम देती थी। शहर के कसाई ने बकरी के बदले 8 सिक्के देने का वादा किया। इन पैसों से हनुक्का के लिए मोमबत्तियां, आलू, तेल और बच्चों के लिए उपहार खरीदे जा सकते थे। उनसे घर की अन्य जरूरतें भी पूरी हो सकती थीं। एरेन ने अपने बड़े बेटे रुबिन से बकरी को शहर ले जाने को कहा। कसाई के पास जाकर बकरी का क्या हश्र होगा, यह रुबिन को अच्छी तरह पता था। परंतु उसे पिता के आदेश का पालन करना ही था। यह खबर सुनकर रुबिन की मां की आंखों में आंसू छलक आए और रुबिन की बहनें एना और मिरियम जोर जोर से रोने लगीं। रुबिन ने अपनी रुई वाली जैकेट और टोपी पहनी। टोपी से उसके कान ढक जाते थे। सफर के लिए उसने अपनी जेब में 2 डबल रोटी के टुकड़े और पनीर भी रखा। फिर उसने मित्तों के गले में रस्सी बांधी और सड़क पकड़ी। शाम तक उसे बकरी को कसाई के हवाले करना था। रात कसाई के घर बिताकर अगले दिन शाम तक पैसे लेकर रुबिन को घर वापस आना था। जाते समय पूरे परिवार ने रुबिन को यात्रा की शुभकामनाएं दीं। मित्तो शांति के साथ खड़ी रही। रुबिन ने जब उसके गली में रस्सी बांधी तो बकरी ने उसका हाथ चाटा। मित्तो लोगों पर यकीन करती थी। आसपास के लोगों ने उसे हमेशा कुछ खाने को दिया था। उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। रुबिन और मित्तो ने शहर की ओर अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें खेत, खलिहान और फूस की छत वाली झोपड़ियां मिलीं। गांव छोड़ते वक्त सूरज तेजी से चमक रहा था।
पर कुछ देर के बाद अचानक मौसम पलट गया। पूरब की ओर से एक नीले गहरे रंग का बादल जल्दी से पूरे आसमान पर फैल गया। उसके साथ सर्द हवा भी बहने लगी। कौए नीचे की ओर उड़ने लगे और काम रटने लगे। वैसे तो सुबह का समय था, पर जल्द ही शाम जैस अंधेरा छा गया। तभी ओले पड़ने लगे और कुछ ही देर में मुलायम सफेद बर्फ गिरने लगी। अपनी 12 साल के उम्र में रुबिन ने तरह तरह के मौसम देखे थे, पर इस तरह की तेज बर्फबारी उसने पहली बार ही अनुभव की थी। बर्फ इतनी सघन थी कि उससे दिन की रोशनी पूरी तरह ढक गई थी। थोड़ी ही देर में सामने का रास्ता पूरी तरह सफेद बर्फ से ढक गया। रुबिन अब पूरी तरह खो गया था। वो कहाँ था? अब उसे इसका कोई अंदाज नहीं था। बर्फीली हवा जैकेट चीरते हुए उसके कलेजे को हिला रही थी। बकरी मित्तो भी 12 साल की थी और वो सर्दी के मौसम से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर अब उसके पैर भी मुलायम बर्फ में धंस रहे थे। तब उसने रुबिन की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो, इस भयंकर तूफान में भला हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बर्फ की परत और मोटी होती चली गई। बर्फ के नीचे रुबिन के जूते अभी भी खेत की जुती जमीन को महसूस कर पा रहे थे। उसे इतना जरूर पता था कि अब वो सड़क पर नहीं बल्कि भटक गया था। पूरब पश्चिम का गाँव शहर का अब उसे कोई अंदाज नहीं था। हवा के तेज झोंके सफेद बर्फ को चारों तरफ उड़ा रहे थे। मित्तो अब एक जगह पर रुक गई। उसके लिए अगला कदम रखना भी दुश्वार हो गया था। उसने आगे के अपने दोनों पैर जमीन में गड़ा दिए और घर वापस लौटने के लिए मिमियाने लगी। रुबिन खतरे को स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं था, पर उसे इतना जरूर पता था अगर उन्हें कोई आश्रय नहीं मिला तो वे दोनों ठंड से जमकर जल्द ही मर जाएंगे। यह कोई मामूली तूफान नहीं था। बर्फ की परत अब उसके घुटनों तक आ पहुंची थी। उसके हाथ सुन्न हो गए थे और वो अपने पंजों को महसूस नहीं कर पा रहा था। मित्तो का मिमियाना अब रोने की आवाज में बदल गया था। जिन इंसानों पर उसने एतबार किया था वो आज उसे दोज़ख में धकेल रहे थे। रुबिन अब प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और इस बेकसूर बकरी को बचाओ। अचानक उसे एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। बर्फ का इतना बड़ा टीला भला कैसे बना? पास आने पर पता चला कि वो एक सूखी घास का एक ढेर था जिसे सफेद बर्फ ने अपनी आगोश में लपेट लिया था। टीले में रुबिन को उम्मीद की एक किरण नजर आई। आगे क्या करना है? यह गांव के उस लड़के को अच्छी तरह पता था। उसने पहले टीले के ऊपर की बर्फ हटाई, फिर उसने सूखी घास के उस टीले में बकरी और खुद के लिए एक छोटी सी गुफा बनाई। अब बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, अंदर जरूर गर्मी होगी। और वहां मित्तों के खाने के लिए इफरात में घास भी मौजूद थी। जैसे ही मित्तों ने घास की खुशबू सूंघी वैसे ही उसका मिमियाना बंद हो गया और उसने घास खाना शुरू कर दी। क्योंकि बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही थी, इसलिए रुबिन ने गुफा का मुंह बंद कर दिया। अंदर हवा आने के लिए उसने लाठी से घास के टीले में एक छेद जरूर बनाया। पेट भर कर घास खाने के बाद मित्तो अपने पिछले पैरों को मोड़कर आराम से बैठ गई। ऐसा लगा जैसे लोगों के प्रति उसका आत्मविश्वास पुनः स्थापित हुआ हो। रुबिन ने डबल रोटी के टुकड़े और पनीर खाया, पर इस मुश्किल यात्रा के बाद उसे अभी भी भूख लगी थी। उसने देखा कि मित्तों के थन दूध भरे थे। रुबिन बकरी के पास ही लेट गया। फिर रुबिन ने बकरी के थनों को दबाया जिससे दूध सीधा उसके मुंह में जाकर गिरे। दूध गाढ़ा और मीठा था। मित्तो इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि रुबिन उसे एक ऐसे घर में लाया था जिसकी दीवारें, छत और फर्श सभी खाने लायक थे। रुबिन ने छेद में से बाहर झांका। बाहर एकदम घुप अंधेरा था। क्या अंधेरा तूफान की वजह से था
या फिर रात हो गई थी। भगवान की बहुत कृपा थी, क्योंकि घास की गुफा में इतनी ठंड नहीं थी। घास के टीले में से जंगली फूलों की सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही थी। मित्तों के रोएदार शरीर से भी गर्मी आ रही थी, इसलिए रुबिन बकरी से लिपट कर लेट गया। वो हमेशा से ही मित्तों से बहुत प्यार करता था, परंतु अब मित्तों उसके लिए छोटी बहन जैसी थी। वो वहां एकदम अकेला था और उसे अपने परिवार की याद सता रही थी। इसलिए उसने मित्तों से बतियाने लगा। हम लोगों के साथ जो हुआ, उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? माँ बकरी ने जवाब दिया, अगर मुझे यह घास का टीला नहीं मिला होता तो हम दोनों ठंड से जमकर मर गए होते। माँ, अगर बर्फ इसी तरह गिरती रही तो हमें यहाँ कई दिन रहना पड़ सकता है। माँ, तुम बोल नहीं सकती, यह मुझे पता है। पर तुम मेरी बात समझती तो हो न? हमें एक दूसरे की जरूरत है। क्यों, ठीक है न? माँ, मित्तों ने नींद में जवाब दिया। रुबिन ने घास का एक तकिया बनाया और उस पर सिर रखकर वो सो गया। मित्तों की भी आंख लग गई। जब आंख खुली तो रुबिन को दिन रात का कोई अंदाज नहीं था। बर्फ ने छेद को बाहर से बंद कर दिया था। उसने लाठी से छेद को दोबारा खोला। बाहर अभी भी अंधेरा था। बाहर अब भी लगातार बर्फ पड़ रही थी और हवा नाच कर रही थी। मित्तों ने भी अपनी आंखें खोली। जब रुबिन ने उसका अभिवादन किया तो बकरी ने जवाब में कहा, माँ। शायद उसके कहने का आशय था, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, गर्मी, ठंड, भूख, खुशहाली, अंधेरा और रोशनी, हमें सभी चीजों को तहेदिल स्वीकार करना चाहिए। सोकर उठने के बाद रुबिन को भूख लगी थी और वो खुश था कि मित्तों के पास ढेर सारा दूध था। मित्तों दिन भर खाती रहती, कभी बाएं तो कभी दाएं से, कभी ऊपर तो कभी नीचे से। रुबिन और मित्तों ने घास के उस टीले में 3 दिन बिताए। रुबिन मित्तों के साथ ही बड़ा हुआ था। वो उसे हमेशा से प्यार करता था, पर इन 3 दिनों में मित्तों के प्रति उसका अनुराग बेशुमार बढ़ा था। मित्तों रुबिन को दूध पिलाती और उसे गर्म रखती। अपने धीरज से वो उसे शांत रखती। इन 3 दिनों में रुबिन ने उसे न जाने कितनी कहानियां सुनाईं, जिन्हें मित्तों ने अपने कान खड़े कर बड़े ध्यान से सुना। जब रुबिन उसके माथे को सहलाता तो मित्तों उसके हाथों को प्यार से चाटती। जब वो कहती, माँ, तो उसका अर्थ होता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तीसरी रात तूफान कुछ थमा और बाहर आसमान में चांद चमका। दूर दूर तक फैली चांदनी में बर्फ चमकने लगी। फिर रुबिन घास के टीले को खोदकर बाहर निकला। बाहर सफेद सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी निर्मल रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था। चौथे दिन सुबह रुबिन को बाहर बर्फ पर फिसलने वाली बेफिया गाड़ी की आवाज सुनाई दी। घास का टीला सड़क के काफी पास था। गाड़ी पर सवार किसान ने रुबिन को कसाई के पास शहर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि गांव वापस जाने का रास्ता बताया। टीले में रुबिन ने प्रण लिया था कि वो मित्तों को कभी नहीं बेचेगा। परिवार और पड़ोसियों ने रुबिन और बकरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। वह दोनों हमेशा के लिए कहाँ खो गए? माँ और दोनों बहनें रुबिन को याद कर फूट फूट कर रोई। पिता बाहर से शांत, पर वो भी अंदर से बहुत दुखी थे। तभी एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। उसने रुबिन और मित्तों को सड़क पर आते हुए देखा था। इससे परिवार में खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ी। रुबिन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे एक घास का टीला मिला और कैसे मित्तों ने उसे दूध पिलाया। उसके बाद से परिवार में सबने मित्तों को बेचने का इरादा छोड़ दिया। अब क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी, इसलिए लोगों को गर्म खालों की जरूरत पड़ने लगी थी। इससे एरेन का धंधा चल निकला था।
हनुक्का के त्योहार पर रुबिन, मिरियम और एना ने मोमबत्तियां जलाने के बाद ड्राइडील नाम का वाद्ययंत्र बजाया। मित्तो अलाव के पास बैठी झिलमिल करती मोमबत्तियों और बच्चों को देखती रही। कभी कभी रुबिन उससे पूछता, मित्तो, क्या तुम्हें मेरे साथ घास के टीले में बिताए दिन याद हैं? तब मित्तो मुस्कुराती और अपना सफेद सिर हिलाते हुए कहती, माँ। सिर्फ यह एक शब्द उसके सारे विचार और प्यार बयां कर देते। इसराइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। कादिश का इकलौता बेटा था अतजल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं उसे। वह हर एक से कहानियां सुनाने का आग्रह किया करता। हरदम कहानियों में खोया रहता था। अतजल ने सुना था, स्वर्ग में सब आराम करते हैं। वहां किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। इच्छा करते ही हर चीज मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। फरिश्ते सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यहां तो माँ हर समय चिल्लाती रहती हैं। हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अतजल सोचता रहा, सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए। लेकिन उसे पता था, मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता, उससे कह देता, मैं तो मर गया हूं, और खाना पीना छोड़ दिया। माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया, पर वह बोला, माँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो मर चुका हूं। उसकी बहकी भकी बातें सुनकर घरवाले बहुत दुखी हुए। माँ जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर अतजल दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए, पर वे कुछ न कर सके। हर बात के जवाब में अतजल यही कहता, मैं तो मर चुका हूं। अतजल की माताजी एवं पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। वे इसी फिक्र में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। बच्चे ने बेवकूफी भी हठ ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। आखिर अतजल के पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए। उनका नाम बहुत मशहूर था। डॉक्टर योत्स ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूं, पर एक शर्त है। मैं जैसे कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। मरता क्या न करता, कादिश ने डॉक्टर योत्स की शर्त मान ली। बात बेटे का जीवन बचाने की जो थी। डॉक्टर योत्स कादिश के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया। पलंग पर फूल बिखेर दिए। कई नौकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया गया, स्वर्गलोक। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अतजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे, यह बच्चा तो मर चुका है। इसे दफनाते क्यों नहीं? डॉक्टर योत्स की बात सुनकर अतजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूं। दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी। झूठ मूठ की एक अर्थी बनाई गई, फिर उस पर अतजल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर ले चले। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अतजल नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। जब अतजल की आंख खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत ही खुश हुआ। समझ गया कि मरने के बाद वह सचमुच स्वर्ग में आ गया है। वहां न उसके माँ बाप थे, न ही दोस्त। गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा, अतजल, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। मैं देवदूत हूं। अब तो अतजल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है,
पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से भरा थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। अज्जल ने छक्कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर। शरबत पीकर अज्जल ने पूछा, कितना समय हुआ है? देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्गलोक है। यहाँ समय ठहर जाता है। न रात होती है न दिन निकलता है। सदा ऐसा ही रहता है। यह सुनकर अज्जल को अच्छा तो न लगा, फिर भी वह खुश था। सोचा, अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है। वही मिल सकती है। मिठाई खा खाकर अज्जल का जायका बिगड़ गया था। वह नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता। वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां, कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते। अज्जल उदास हो उठा। उसे माँ और पिताजी याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरी माँ और पिताजी यहाँ कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें काफी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे, देवदूत बोला। यह सुनकर अज्जल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूं। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं, उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहाँ है वहीं रहता है। वह कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर तो अज्जल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर समय मीठी चीजें खाने से वह परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ दिखाई न देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अज्जल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया था। अब वह रह रहकर रो पड़ता। चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेंगी तो कोई बात नहीं, सह लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। पढ़ना चाहता हूँ, उसने गिड़गिड़ाते हुए एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है, उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है। वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अज्जल को माँ बाप का दुखी चेहरा याद आया। उनकी सिसकियां कानों में गूंजने लगीं। वह चीखा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सुबक सुबक कर रोने लगा। एक दिन वह रो रहा था, तभी देवदूत भागता हुआ आया। बोला, अज्जल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अज्जल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। अज्जल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली। मिठाई खाने से वह बेहोश कर दिया गया। फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। माँ के झिंझोड़ने से अज्जल की आंखें खुलीं। वह चौंक कर देखने लगा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं, अपने ही कमरे में था। सब तरफ आवाजें गूंज रही थीं। अज्जल उठा और माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। दूसरे कोने में खड़े डॉक्टर योत्स हंस पड़े। रूडी एक छोटे से गांव में रहता था। फिर भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। कारण रूडी बहुत अच्छे खिलौने बनाता था।
उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार दिए थे। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। रूडी राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया। राजा को वह खिलौना बहुत पसंद आया। सब सोच रहे थे पहला पुरस्कार रूडी को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने खड़े हुए। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी। वह अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा बनाया खिलौना देख लें। उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना खिलौना। मलकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया। बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने यह बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़मास की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। महाराज, मैं अपने जादू से और भी बढ़िया खिलौने तैयार कर सकता हूँ, मलकान बोला। राजा कुछ पल सोचते रहे। फिर बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचका दिया। बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता है। यह कहकर वह गुड़िया को ले दरबार से चला गया। जहां जहां जादुई गुड़िया ने पैर रखे थे, वहां काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने रूडी के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई। लेकिन सबके मन में एक शंका थी, मलकान कोई न कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मलकान ने रूडी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने रूडी के गांव के पास काफी जमीन खरीद ली। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल बनाया। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लकड़ी के खिलौना सैनिक बनाए और पहाड़ी पर जगह जगह तैनात कर दिए। रूडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। उस लकड़ी से बहुत अच्छे खिलौने बनते थे। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई दीं। पत्थर लुढ़कने लगे। वहां बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डरकर भाग आए। सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी शाम एक अजनबी गांव में आया। वह मलकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मलकान की योजना क्या है। उसने रूडी को बताया, मलकान ने तुमसे बदला लेने की योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव से परे खिसका रहा है। वह चाहता है तुम्हें खिलौनों के लिए बढ़िया लकड़ी न मिल सके। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर की आवाजें आती रहीं। रूडी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे पेड़ काट लिए जाएं। लकड़ी गांव में इकट्ठी कर ली जाए। फिर दिक्कत नहीं होगी। रूडी और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफी लकड़ियां गांव में इकट्ठी कर लीं। इस बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के बने सिपाही दिखाई दिए। गांव वालों को शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया। उसे पहाड़ी पर रख दिया।
संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के दो सिपाही उछलते कूदते वहां आए और संदूक में घुसकर देखने लगे। तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ी के सिपाही कैद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव में ले आए। रात काफी हो रही थी। लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रात को गांव के लोग सो गए, लेकिन वे यह भूल गए थे कि खिलौने जादुई हैं। गांव वालों के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले संदूक से बाहर निकल आए। वे इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां धू-धू करके जल उठीं। गांव वालों की नींद खुली तो काफी लकड़ियां जल चुकी थीं। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर न आए। अब पता चला वह मलकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से रूडी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसी की गलती से हुआ है। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने दिनों में मलकान ने पहाड़ी को गांव से काफी दूर खिसका दिया था। अब जमीन में जगह-जगह दरारें नजर आती थीं। ठीक उसी समय मलकान पहाड़ी के अंदर अपने महल में बैठा था। दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मलकान ने अपने जादू के जोर से जान लिया, रूडी अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ हिलाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई। रूडी फिसलकर उस दरार में गिर पड़ा। जब रूडी नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उसका पता कैसे चलता? मलकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने रूडी को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे रूडी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे खड़े हो गए। वे दरवाजे की ओर देखने लगे। रूडी ने देखा सामने से जादूगर मलकान आ रहा था। रूडी को कैद में देखकर मलकान जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रूडी, राजा तुम्हारे खिलौने को प्रथम पुरस्कार तो दे सकते हैं, पर तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं पूरे गांव को तहस-नहस कर दूंगा। रूडी ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है। ऐसा मलकान हंस पड़ा। फिर बोला, आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। रूडी को वह एक विशाल कमरे में ले गया। वहां सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था। धम-धम की आवाज भी हो रही थी। गुफा की दीवार में एक बहुत बड़ा ताला बना हुआ था। आवाज उसी से आ रही थी। मलकान ने कहा, रूडी, इस ताले के पीछे एक घड़ी है। यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी, पहाड़ी तुम्हारे गांव से परे खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की फसल मुरझा जाएगी। कुओं और तालाबों का पानी सूख जाएगा। गांव में बीमारियां फैल जाएंगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम कभी न भूल सकोगे। उधर गांव के लोग परेशान थे। रूडी का कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ बौने रहते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मलकान के जादुई महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन रूडी के जुड़वा बेटे पाल और पीटर किन पिता की खोज में चले। वे काफी छोटे थे। पाल और पीटर किन से बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें मालूम है रूडी पहाड़ी के अंदर कैद है, पर हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पहुंचने का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। पहाड़ी खिसकने से उसमें जगह-जगह दरारें पड़ गई थीं। बौने हर दरार में जाकर देखते थे।
एकाएक उन्हें एक दरार में से रोशनी की झलक मिली। इसका मतलब था दरार एकदम अंदर तक थी। बोनो ने पाल और पीटरकिन से कहा, तुम उस दरार में से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोनों भाई उस दरार में घुस गए और संकरे रास्ते पर बढ़ते रहे। पीछे से बौने उन्हें हिम्मत बंधाते रहे। रास्ता इतना संकरा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती हुई लगती थी। फिर भी वे सामने दिखती हल्की रोशनी के सहारे बढ़े जा रहे थे। तभी उस दरार से उन्हें अपने पिता रूडी की झलक मिली। दोनों चिल्ला उठे, पिताजी। आवाज सुनकर रूडी चौंक उठा और इधर-उधर देखने लगा। तभी पाल ने फिर पुकारा। अब रूडी को पता चल गया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसे दरार में से झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और वह अपने बेटों को पहचान गया। रूडी की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी तरह अपने को संभालकर उसने बच्चों से पूछा कि वे किस तरह वहां तक आ गए थे। पाल और पीटरकिन ने पिता को पूरी बात बता दी। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों को निकट पाकर रूडी खुश भी था और उदास भी। वह उन्हें देख सकता था पर छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी दूर थे। बच्चों के कानों में भी धमधम की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पूछा तो रूडी ने कहा, इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है। वह एक ताले में बंद है। ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ। उनसे सोना मांग कर लाओ। चाबी के लिए सोना चाहिए। सोने की चाबी से ही जादुई ताला खुल सकेगा। रूडी ने बच्चों को पूरी बात समझा दी। पाल और पीटरकिन वहां से गांव लौट आए। बोनो ने उनसे कह दिया, तुम लोग आराम से जाओ। हम इस रास्ते की पहरेदारी करते रहेंगे। जब भी आओगे हम यहीं मिलेंगे। दोनों भाई मां के पास पहुंचे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि रूडी का पता चल गया है और वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। अब सबको उम्मीद हो गई थी कि रूडी को मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार की राह से जाकर पाल और पीटरकिन ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे उस दरार की राह पिता से बात कर रहे थे तो जादूगर मलकान वहां आ गया। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर पड़ा। दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने झट उन्हें पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि पाल और पीटरकिन जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मलकान ने रूडी को उस कमरे में बंद कर दिया जहां विशाल जादुई ताला लगा था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था रूडी इस तरह डर जाएगा, लेकिन रूडी को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया था। वह ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहता। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता न चल सका कि रूडी क्या करता रहता है। रूडी जानता था कि अगर समय पर जादुई ताला न खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मलकान के चंगुल में फंस गए हैं, यह बात उसे हर समय परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहता, क्योंकि वही अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। रूडी ने आखिर रात दिन मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ही ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था, उसके पीछे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। रूडी ने सावधानी से इधर-उधर देखा और सोने की चाबी ताले में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका न मिला। उसी समय जादूगर मलकान अंदर आ गया। मलकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। वह रूडी की योजना समझ गया।
उसने अपना जादुई डंडा उठाया और रूडी के शरीर से छुआ दिया। जादू के प्रभाव से रूडी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह देख सुन तो सकता था, पर चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला सकता था। रूडी का यह हाल देखकर मलकान जोर से हंस पड़ा। फिर उसने ताले में से चाबी निकालनी चाही, पर चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी ताले में घूम गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। यह देखकर मलकान चीख उठा। ताला खुलते ही मलकान का जादू टूट गया। रूडी के हाथ पैरों की शक्ति लौट आई। उसने उछलकर मलकान को धक्का दिया। मलकान दूर जा गिरा। रूडी ने बढ़कर घड़ी को परे फेंक दिया। आवाज थम गई। पहाड़ी का खिसकना रुक गया। मलकान के जादुई खिलौने टूटकर गिर पड़े। खुद मलकान का शरीर जैसे अंदर से जला जा रहा था। वह वहां से भाग चला। भागता गया। कहाँ गया कोई न जान सका। रूडी पाल और पीटरकिन के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। पहाड़ी अब शांत थी। उसकी सब दरारें भर गई थीं। गांव के मुरझाए खेत हरे हो गए। सूखे हुए कुओं और तालाबों में पानी आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन काफी समय बाद गांव वालों के चेहरों पर हंसी दिखाई दी थी। वे जीत गए थे। कालिन शेराड और उसके साथी अपने अपने अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष में विचर रहे थे। अचानक शेराड का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान ग्रह पर पाया। वह ग्रह बहुत गर्म था। शेराड ने अपनी आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। वह समझ नहीं पाया कि वह कहां पर है। उसने देखा कि उसका यान पास में ही पड़ा है। यान का कुछ हिस्सा टूट गया था। उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक बड़ी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी की सतह काली थी। ऐसा लगता था जैसे वह सतह कभी आग से जली हो। आसपास बहुत सी चट्टानें भी थीं। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे आसमान नजर आया, जिसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों में से एक तारा बहुत बड़ा और बहुत चमकीला था। वह महसूस हो रही भयंकर गर्मी के कारण शेराड सोचने लगा कि कहीं वह तारा सूर्य तो नहीं। क्या वह पृथ्वी से चलकर सूर्य के इतना निकट आ गया है? नहीं, यह नहीं हो सकता, शेराड मन ही मन बुदबुदाया। हो सकता है वह पृथ्वी से काफी दूर पहुंच गया हो, पर इतनी दूर नहीं कि वह सूर्य के निकट पहुंच गया हो। वह रात का समय था। सवेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने सोचा, जब इस समय इतनी गर्मी है तो सूर्य के निकलने पर तो और भी भयंकर गर्मी हो जाएगी। तब तो वह मौत के मुंह में ही चला जाएगा। पृथ्वी पर से दिखने वाले सूर्य से 30 गुना आकार के सूर्य की किरणें उसे जलाकर राख कर देंगी। उसे लगा उसके आसपास की सारी चीजें सूर्य की प्रचंड गर्मी से ही जलकर काली हुई हैं। उसने पढ़ रखा था कि दिन के समय इकारस का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कहीं यह इकारस ही तो नहीं है? तभी शेराड को कप्तान मैक्लेलान की यह बात याद आई कि इकारस सौरमंडल का सबसे गर्म भाग है। अब केवल एक ही उम्मीद बची थी कि अगर उसके साथी उसे ढूंढ लें तो शायद उसकी जान बच जाए। अगर उसके साथी सवेरा होने से पहले उसे नहीं ढूंढ पाए तो वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। फिर वह अपने यान के नियंत्रण कक्ष में गया और उसमें लगे उपकरणों की मदद से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह उनसे संपर्क करने में सफल नहीं हो सका। शेराड सूर्य की गर्मी से बचने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक चट्टान नजर आई जो बहुत बड़ी थी।
वह उस चट्टान के पीछे छिपकर कुछ समय तक सूर्य के ताप से बच सकता था। पर प्रश्न यह था कि दोपहर के समय जब सूर्य एकदम सिर पर चढ़ाएगा तब क्या होगा। तभी उसे अपने परिवार का ख्याल हो आया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगा, हालांकि इस समय उनके बारे में सोचना बेकार था। यह समय तो यही सोचने का था कि वह अपनी जान कैसे बचाए। मनुष्य तारों के पार जाने की क्यों सोचता है? क्यों वह अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। वह निराश होता जा रहा था। वह उस बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपा। रात का समय थोड़ा ही बचा था। एकाएक शेराड के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। वह सोचने लगा, सवेरा होने पर सूर्य की किरणें उसकी जान ले लेंगी। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति होने पर जब मनुष्य इकारस पर सकुशल विचरने में सफल हो जाएगा तो वह यहाँ उसका स्मारक बनवाएगा, जिस पर लिखा होगा, यहाँ कालिन शेराड नाम के अंतरिक्ष यात्री ने विज्ञान को आगे बढ़ाने की खातिर अपनी जान दी थी। फिर शेराड को याद आया कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिकों ने इकारस के विषय में लिखा है कि यह हमेशा अंतरिक्ष में लटकने वाला छोटा सा ग्रह नहीं रहा है। पहले पृथ्वी की तरह ही एक बड़ा ग्रह था जो एक विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गया। इकारस उसी बड़े ग्रह का एक हिस्सा है। शायद पहले उस बड़े ग्रह पर आबादी भी थी। धीरे धीरे तारे हल्के पड़ने लगे और साथ ही शेराड की चिंता भी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया कि उसकी मौत निश्चित है। उसने पृथ्वी और चांद को नमस्कार किया, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नमस्कार किया, अपने परिवार के लोगों के लिए शुभकामना प्रकट की और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। सूर्य निकल चुका था और वह धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था। मौत और शेराड के बीच में थोड़ी ही दूरी रह गई थी। अचानक उसे आकाश में एक चमकीली चीज दिखाई दी जो तारों की चमक से भी ज्यादा चमकीली थी। वह चमकीली चीज उसके सिर से कई मील ऊपर आसमान में चल रही थी। जब वह चीज मुड़ती थी तो उसमें से सूर्य की किरणें परावर्तित होती थीं। शेराड यह देखकर चौंक पड़ा। यह कोई तारा नहीं हो सकता और न ही कोई अन्य ग्रह हो सकता है, शेराड सोचने लगा। शेराड को समझते देर न लगी कि यह उसके साथियों का यान होगा जिस पर लगा कोई शीशा चमक रहा है। शेराड को आशा की एक किरण नजर आई। अब उसे उम्मीद हो गई कि वह बच जाएगा। हालांकि अब भी उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था। लेकिन अब वह एक बार फिर नियंत्रण कक्ष में जाकर पूरे उत्साह से नियंत्रण कक्ष में लगे बटनों को जल्दी जल्दी दबाकर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कप्तान मैक्लेलान की आवाज सुनाई दी। कप्तान मैक्लेलान ने कहा, शेराड, घबराओ मत, हम आ रहे हैं। लेकिन तुम जोर जोर से चिल्लाते रहो ताकि हमें यह पता रहे कि तुम ठीक हो। मैं यहाँ हूँ, शेराड जोर से चिल्लाया, आप लोग जल्दी कीजिए, मेरा सारा शरीर झुलसने वाला है। इसका मतलब है कि मेरे साथी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर होंगे, शेराड सोचने लगा। अब उसमें एक नई ताकत आ गई थी। शेराड ने दोबारा आसमान की तरफ देखा। वह चमकने वाली चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शेराड समझ गया कि उसके साथियों का यान उसके पास आ रहा है। फिर उसे वह यान साफ दिखाई देने लगा। शेराड लगातार चिल्ला रहा था। तभी उसके साथियों का यान उसके सिर के एकदम ऊपर आ गया। शेराड ने देखा उस यान में कप्तान मैक्लेलान और उसका एक अन्य साथी बैठे हैं। उन दोनों ने शेराड को सीढ़ी की सहायता से अपने यान में खींच लिया और इससे पहले कि शेराड मौत के मुंह में जाता, उसके साथी उसे लेकर उड़ गए। जब मैं छोटा था तो माँ को पिताजी से यह कहते सुना करता था, कैसे विचित्र आदमी हो तुम।
ठीक है, नाटक सिनेमा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, पर कभी कभार मेरे लिए कुछ ला तो सकते हो, सेंट की शीशियाँ और कुछ। लाने को तो यह सब मैं खुद भी ला सकती हूँ, पर तुम कोई उपहार दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पिता अध्यापकों के एक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भूगोल के शिक्षक थे। जब वह घर पर होते, एक मोटी सी किताब पढ़ते रहते। एक दिन शाम के वक्त वह बड़े खुश खुश लौटे और आते ही बोले, आज तुम कुछ नहीं कह सकोगी। लो पकड़ो इसे, देखो इसमें क्या क्या है। तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। यह कहते हुए उन्होंने अपना ब्रीफकेस आगे बढ़ा दिया। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे सीने से लगाकर कमरे में नाच नाच कर गाने के लहजे में कहने लगी, देखा जाए तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं। देखा जाए। उन्होंने ब्रीफकेस को बड़े एहतियात से मेज पर रखकर खोला और तत्काल चौंक कर बोली, यह क्या है? यह मेरे लिए क्या ले आए तुम? मर्दों के इस्तेमाल के यूडी कोलोन का मैं क्या करूंगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? सचमुच तुम बच्चे ही रहोगे। माँ की आंखें डबडबा आई थीं और उनका हाथ कांप रहा था। माँ के दुहक से मैं भी दुखी हो उठा। मेरी समझ में एक बात और आ गई। मैं और मेरे पिता एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। माँ ने उन्हें बच्चा कहा था और मैं भी बच्चा था। बस मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे न? उस बिल्ले के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। वह पंजे मारता है। मेरे लिए सोन मछली ला दीजिए। पिताजी से सोन मछली की मांग करने में मेरा एक उद्देश्य था। मेरी माँ पुष्किन की परीक्षाएं सुनाया करती थीं। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। खासतौर पर जब वह जादुई मछली इंसानी आवाज में कहती है, ऐ बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मैं समझता था कि सोन मछली कोई साधारण मछली नहीं है। अगर वह हमारे घर में आ जाए तो माँ को रोज उपहार मिला करेंगे। मेरे पिताजी ने अचरज के साथ पूछा, तुम्हें मछली चाहिए? यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो कुछ न कुछ लाने के लिए कहती ही रहती है, अब तुम भी कहने लगे। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अच्छा मान लो तुम्हारे लिए कवैया और कोई मछली ला दूं तो? मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे तो सोन मछली ही चाहिए। आखिर वह राजी हो गए और बोले, अच्छा ला दूंगा। पर तुम उसका करोगे क्या? मैंने बात को टालने के लिए कहा, मुझे कुछ काम है। पर देखिएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। फिर एक दिन एक शीशे का मर्तबान लेकर हम जीव जंतुओं की दुकान पर गए। उस दुकान पर सारी सोन मछलियां ही थीं। जब हम लौटे तो मेरे हाथों में मछली रखने का कांच का एक बर्तन था और मेरे पिताजी वह मर्तबान लिए हुए थे जिसमें सोन मछली थी। घर पहुंचकर हमने कांच के बर्तन में थोड़ा बालू डाला और फिर उसमें गुनगुना पानी भरा। इसके बाद वह मछली उसमें डाल दी। पूरे पूरे दिन मैं खिड़की में रखी मछली को ताकता रहता। अपने कांच के घर में वह तैरती रहती और कभी कभी अपने पंखों से बालू को कुरेदती, जैसे सचमुच के समुद्र में हो। मछली से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। मैंने एक नन्ही सी झोंपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई उसके दरवाजे से प्रवेश करती और खिड़की से निकल जाती। जिस तरह मेरे पिताजी ने सिखाया था, मैं कांच के बर्तन पर उंगली से ठुक ठुक करता और मछली पूंछ फैलाए तैरती चली आती। लगता जैसे वह कोई बड़ी गुप्त बात बताने आई है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने बड़ी सावधानी से मछली को बर्तन में से उठा लिया। वह ठंडी और चिकनी लग रही थी। वह मेरी मुट्ठी में फड़फड़ा रही थी और बार बार मुंह खोल व बंद कर रही थी। मैंने सोचा वह कुछ कह रही है। मैं उसे अपने कान के पास ले गया।
तभी लगा कि बुलबुले फूटने की सी आवाज में वह कह रही है, जो चाहो मांग लो, तुम्हें वही मिल जाएगा। ठीक है, कहते हुए मैंने मछली को फिर बर्तन में छोड़ दिया। फिर पानी पाकर वह तेजी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि वह हमारी बातचीत पर खुशी जाहिर कर रही थी। उस दिन शाम को पिताजी खाने की मेज पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पर नजरें दौड़ा रहे थे। माँ घर पर नहीं थीं, किसी बीमार पड़ोसिन को देखने गई थीं। मैं मछली के बर्तन के पास गया और कांच को उंगली से ठुकठुकाकर धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली। मेरी माँ को सेंट की शीशी चाहिए। देखो मेरी बात खाली न जाए। उसके बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन बर्फ गिर रही थी। पिताजी बर्फ से लथपथ घर आए और माँ ने बाहर के कमरे में उनका कोट उतरवाकर धीरे से झटका तो उसकी जेब से शीशी के खनकने की सी आवाज आई। जेब से छोटी सी शीशी बाहर निकलते हुए देखकर उन्होंने अचरज के साथ पूछा, यह क्या है? पिताजी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, क्रीमियाई गुलाब है, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। सच कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? अब यह सब छोड़ो, पिताजी ने कुछ बुरा सा मानते हुए कहा। मानो अपने पिता के समर्थन में मैं भी बोल पड़ा, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। और भी बहुत सी चीजें आएंगी, देखती जाओ। माँ ने मेरी बात अनसुनी करके भौहें सिकोड़कर पिताजी की ओर देखा, आनंद के भाव से हंसी और वह शीशी अपनी श्रृंगार की मेज पर रख दी। शाम को मछली के बर्तन के पास से गुजरते हुए मैंने देखा, उसके साथ एक कागज लगा है। मैंने सोचा, जरूर मछली ने चिट्ठी भेजी है और चुपके से वह कागज ले लिया। पड़ोस की बीमार फेन्या चाची के पास मैं उस चिट्ठी को ले गया। उन्होंने पढ़कर सुनाया, अगड़म बगड़म बम्बाबो। माँ का कहना मानो और काम में उसकी मदद करो। चिट्ठी लौटाते हुए फेन्या चाची ने पूछा, यह क्या मामला है? मैंने कहा, कुछ नहीं, यूं ही वे जादू के शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता था कि कहीं वह उन्हें याद न कर लें। घर पहुंचकर मैंने खाने की मेज साफ की और 2 जूठी प्लेटें रसोई में रखाया। मैंने स्वयं अपना बिस्तर ठीक किया और पहली बार बिना माँ की मदद के हाथ मुंह धोए। सोने की पोशाक पहनकर मैंने मछली के बर्तन पर उंगली ठुकठुकाकर कहा, अगड़म बगड़म बम्बाबो। सोन मछली, माँ के उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे 3 पहियों की एक साइकिल दिला दो, जैसी ल्योवा के पास है। आमतौर पर मैं देर से सोकर उठता हूँ, करीब 10 बजे। उसके बाद आंखें मलते हुए रात के सपनों को याद करता हूँ। पर उस दिन मैं आंखें मलता ही रहा और अपने कान भी मैंने खींचे। मेरे बिस्तर की बगल में चमचम करती नई 3 पहियों की एक साइकिल खड़ी थी। साइकिल की निकेल की पॉलिश वाली घंटी पर हाथ फेरते हुए मैं सोचने लगा, यह तो सचमुच चमत्कार है। इच्छा करने की देर नहीं कि पूरी हो जाती है। मुझे बराबर माँ की मदद करते रहना चाहिए। आधा दिन मैं अपनी साइकिल पर ही घूमता रहा। जब मछली को खिलाने का समय आया तो मैंने उसका सारा चारा बर्तन में उड़ेल दिया। माँ ने पूछा, यह साइकिल कहाँ से मिली? मछली के बर्तन की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तुम देखती तो जाओ, अभी तो बहुत चीजें आएंगी। भोजन के बाद मैं खिड़की के पास जा रहा था कि पिताजी ने मुझे बुलाकर धीरे से कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ न मांगना। कुछ दिन आराम करने दो उसे। मैंने पिताजी की सलाह को गौर से सुना। वाकई उस नन्ही सी सोन मछली को इतनी भारी साइकिल दुकान से यहाँ तक लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं अहाते में खेलता और स्कीइंग करता रहा। मैंने बर्फ से आदमी का पुतला भी बनाया। इस बीच मछली को जरूर मेरी याद आ रही होगी। मैंने सोचा, बिल्ले से उसका परिचय करा दिया जाए। पहले भी वह बिल्ला उछलकर खिड़की पर चढ़ जाता था,
पर पिताजी ने उसे इतनी कड़ाई से समझाया था कि वह दूर से ही चमकती हुई सोन मछली को ताकता रहता था। नए परिचय से वह बड़ा खुश हुआ। मैंने जब उसे मछली के बर्तन के पास बैठा दिया तो मारे खुशी के उसकी आंखें एकदम गोलमोल लग रही थीं। वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था और पंजों को बार बार उठा और रख रहा था। उस दिन जब मैं बाहर से लौटा तो सोन मछली बर्तन में नहीं थी। बिल्ला मेरी ओर पीठ किए फर्श पर बैठा बड़े प्रेम से कुछ चबा रहा था। मेरे मन में भय समा गया और मैं उसकी ओर लपका। उसकी गर्दन पकड़कर अपनी ओर घुमाई तो देखा मछली की सुनहरी पूंछ उसके मुंह में लगी हुई थी। मैंने बिल्ले को एक घूंसा जमाया और फिर कांच के बर्तन में हाथ डालकर टटोला कि शायद सोन मछली अभी भी उसमें हो, पर वहां कुछ नहीं था। ओवरकोट और टोपी पहने फने ही मैं फर्श पर हाथ पैर पटककर रोने लगा। चीखकर मैंने बिल्ले से कहा, पक्का शैतान है। मैं तो सोन मछली से कहने वाला था कि हमें समुद्र तट की सैर को ले चले और योवा से कह दे कि वह मेरा स्कीइंग का सामान न ले। मैं सोन मछली से एक राइफल और हवाई जहाज भी मांगने वाला था ताकि कुछ करके दिखा सकूं। पर अब तो सब कुछ तूने अपने पेट में भर लिया। उसी समय पिताजी आ गए। ठंड से उनका चेहरा लाल हो रहा था। मैं चिल्लाया, पिताजी, और सोन मछली की पूंछ उन्हें दिखाकर कहा, यह सब इस बिल्ले की हरकत है। यह शैतान है, इसे मार डालिए। अपना ब्रीफकेस एक ओर रखकर वह मेरे पास बैठकर समझाने लगे, बेटे रो नहीं, रोने से क्या होगा। हिचकियां लेते हुए मैंने कहा, मैं समुद्र तट पर जाना चाहता था, एक राइफल मांगना चाहता था और सबके लिए उपहार मांगता। वह बोले, अच्छा तो तुम्हें इस बात का दुहक है। वाकई तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। पर यह सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। पिताजी का कहना सही था। सोन मछली की पूंछ हमने फेंक दी थी, पर वह करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन पर और नववर्ष पर उपहार आते रहे। हम लोग एक बार समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने भी गए। समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं बड़ी बड़ी देर तक सोन मछली को आवाज देता रहा था, पर वह फिर कभी नहीं आई। एक बार दुनिया भर के घोड़ों की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहां इकट्ठे हुए। सबके रंग, कदकाठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफेद, कोई काला, कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वह था घोड़ों का सरदार। एकाएक वह आगे आया, जोर से हिनहिनाया, फिर बोला, आप सबको बहुत जरूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है हमारा नामो निशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है, विज्ञान ने यातायात की नई नई चीजों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़े की सवारी ही पसंद करते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों न हम एक अमर घोड़ा रच डालें, फिर तो हमारी जाति कभी नष्ट नहीं होगी न। यह बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर यह किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वह भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसा होगा वह? सफेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है। उसके 2 पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर रंग बिरंगे पंख। इनसे उड़कर वह कहीं भी जा सकेगा। वह केवल नीले फूल खाएगा।
नीले समुद्र या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे क्योंकि वह किसी के पास नहीं जा सकेगा, किसी से बातें नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सफेद घोड़े ने फिर कहा, सामने दो नीली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उनके बीच है एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुंचेगा वही बनेगा अमर घोड़ा। सब घोड़े झील की ओर दौड़े, लेकिन एक दुबला चुस्त घोड़ा वहां सबसे पहले पहुंचा। उसी को अमर बनने के योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी, और जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। दो खूबसूरत पंख भी उग आए थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वह अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वह मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़ों जैसे बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुहक हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाना। सब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो। हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया। फिर देखते देखते वह अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहां चाहता घूमता फिरता। कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता तो कभी आकाश में उड़ता। कुछ दिन तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वह उबने लगा। वह अकेला था, एकदम अकेला। किससे बातें करे, किससे कहे अपना सुख दुख। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ जब कोई साथी ही न हो। वह बेतहाशा दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया। 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाया। तभी बड़े जोर की आवाज हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां कड़की हों। जोर जोर से घंटे बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी घोड़े दौड़े दौड़े आए, एक जगह एकत्र हुए। क्या बात है? सभा बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? घोड़ों के सरदार ने पूछा। नीले घोड़े ने अपनी सारी विपदा कह सुनाई। फिर बोला, मैं सबसे दूर रहूंगा, किसी से कुछ कहूंगा नहीं, तो मेरे अमर रहने से लाभ ही क्या। घोड़ों ने उसके दुहक को महसूस किया। बहुत सोच विचार के बाद निर्णय हुआ, ठीक है, नीला घोड़ा भोर या शाम के धुंधलके में चाहे तो बस्ती में आ सकता है। वह चाहे तो सपने में किसी से बातें कर सकता है। नीले घोड़े ने हिनहिनाकर खुशी जाहिर की, फिर गायब हो गया। दूसरे घोड़े भी अपनी अपनी जगह पर लौट गए। अब शहरों के आसपास या बाग बगीचों में नीला घोड़ा दिखाई देने लगा। कोई पास आता तो वह एकाएक गायब हो जाता। कभी कभार उसके खुरों के निशान दिखाई पड़ते। बाग बगीचों में खिले नीले फूल अक्सर गायब हो जाते। एक दिन एक छोटी लड़की इंता पढ़ने के लिए घर के पास वाले बाग में चली गई। बारिश के दिन थे। इंता अपना नीले फूलों वाला छाता भी लेकर गई थी। छाता एक ओर रखकर इंता पढ़ने बैठ गई। वह जोर जोर से कहानियों की किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने किताब बंद की, छाता उठाकर चलने लगी। तभी उसका ध्यान छाते के रंग पर गया। छाता बदरंग हो चुका था। उस पर बने नीले फूल गायब थे। इंता हैरान रह गई। घर आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, लगता है यह नीले घोड़े का काम है। वह नीले फूल खाता है न। पर इंता को किसी भी तरह संतोष नहीं हुआ। रोती रोती वह सो गई। सपने में उसे नीला घोड़ा दिखाई दिया। बोला, क्षमा करना इंता,
मैंने तो यूं ही खेल खेल में तुम्हें चौंकाने के लिए ऐसा किया था, पर तुम बुरा मान गईं। दरअसल मैं तुमसे बातें करना चाहता था, बताना चाहता था। तुम जो कहानियां जोर जोर से पढ़ रही हो उन्हें मैंने भी सुना था, बेहद अच्छी लगीं। अरे तुम तो बोल भी सकते हो, इंता ने कहा और सपने में ही हंस पड़ी। बातें करोगी मुझसे? इंता ने स्कूल, घर और कहानियों की किताबों के बारे में ढेरों बातें अमर घोड़े को बताईं। घोड़े ने भी उसे दुनिया भर की कहानियां सुनाईं। वह सारी दुनिया घूम चुका था, बहुत कुछ जानता था। फिर वह हिनहिनाया और गायब हो गया। सुबह इंता उठी तो उदास नहीं थी। अल्लाह रखे, हमारा लखनऊ भी अजीब शहर है। भांत भांत के लोग, अनोखी बातें, यहाँ के हर बाशिंदे की अलग रीत है। अमीरों सो को तो जाने दीजिए, रुपए की गर्मी हर जगह हर दिलो दिमाग में नया उबाल पैदा करती है। इसलिए दौलत वालों को तो छोड़िए, यहाँ के गरीबों बल्कि भिखारियों के भी नए नए अंदाज होते हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले अगर महलों के ख्वाब देखें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर इस शहर के फुटपाथ पर पड़े रहने वाले फकीर भी शीरमाल और पुलाव से कम दर्जे की चीज खाने के लायक नहीं समझते। झूठ नहीं कहता, एक सच्ची कहानी सुनो, ऐसी जो कान की सुनी नहीं आंख की देखी है। लखनऊ सिटी स्टेशन और जुबली कॉलेज के दरमियान जो रेल का पुल है वो न जाने कब से भिखारियों का अड्डा चला आता था। कई लंगड़े, लूले, अंधे भिखारी और भिखारने गूदड़ों में लिपटे मिट्टी और गंदगी में अटे हुए इस पुल के नीचे बैठे और लेटे रहते हैं। उनमें कई कोढ़ी भी होते हैं और चाहे कोई पैसा दे या न दे, ये हर आने जाने वाले को अपना मर्ज बांटते रहे हैं। अंग्रेजी राज के जमाने में इस पुल के नीचे की आबादी इसी किस्म की थी। आज हमारे राज में भी वहां का यही हाल है। गोरों की हुकूमत में वो इंसान न थे, हिंदुस्तानी थे। अपनों के दौर दौरा में वो न इंसान हैं न हिंदुस्तानी। लो, मैं तो कहानी कहते कहते तुम्हें सबक देने लगा, अपनी हुकूमत की कमियां और बुराइयां बयान करने लगा। मगर क्या करूं, सच्ची बात मुंह से निकल ही पड़ती है, और फिर तुम्हें ध्यान क्यों न दिलाऊं। तुम ही तो बड़े होकर एक दिन मुल्क की हुकूमत की बाग संभालोगे। हाँ तो खैर सुनो। इसी रेल के पुल के नीचे एक फकीर रहता था। वो टाट पर बैठा गुड्डी से टांगे छुपाए रखता था। उसकी टांगे हैं या नहीं, कम से कम तालिबे इल्मों में से किसी ने उसे खड़ा या चलते फिरते नहीं देखा था। जब देखा बैठे ही देखा, मगर कमर के ऊपर का धड़ कांसा था, बड़ी सी तोंद थी। सीने पर मोटे मोटे ढेरों बाल थे। गोल चेहरे पर बड़ी सी गोल कछड़ी दाढ़ी थी। चपटी मोटी नाक और आंखों के धुंधले दीदों के कोनों में कीचड़ भरी हुई। सर के बाल बड़े बड़े उलझे हुए, मिट्टी में अटे हुए। सुबह से शाम तक बस एक रट लगाता था, एक पैसा बाबा, एक पैसा। आवाज में गरज सी थी, बिल्कुल जैसी कि बड़े तबल पर हाथ से चोट देने से निकलती है। मगर उस फकीर का कमाल ये था कि वो उस मोटी, भद्दी, गर्जदार आवाज को बिल्कुल रुहासी बना लेता था। ऐसा मालूम होता था कि वो जो एक पैसा मांगता है तो उसका ये सवाल न पूरा किया गया तो वो मर ही जाएगा। बस उस एक पैसे के न होने से उसका दम ही निकलने वाला है। वो भूख से फड़क कर जान देने ही वाला है, और हम एक पैसा देकर उसे जिंदा कर लेंगे, नहीं तो उसके मरने का गुनाह और पाप अपने सर ढोएंगे। इसलिए उधर से कोई आने जाने वाला ऐसा न था जो उसे एक पैसा देने पर मजबूर न हो। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उनको पढ़ाने वाले मास्टर, जिनका भी पुल के नीचे से रास्ता था, उसके लिए घर से चलते वक्त पैसा दो पैसा जेब में डालकर निकलते थे। बल्कि तांगे, रिक्शे वाले भी किसी न किसी फेरे में उस फकीर को पैसा दो पैसा भेंट जरूर चढ़ाते थे। और उसका हाल ये था कि आप पैसा दीजिए या न दीजिए, उसकी ये रट एक पैसा बाबा, एक पैसा बाबा बराबर जारी रहती थी।
इस तरह जैसे कि उसकी सांस इसी आवाज के साथ साथ आती जाती है, इस तरह की दम तोड़ता मरीज हर सांस में कराहता है। बहुत से लड़के बल्कि मास्टर तक उसे पहुंचा हुआ समझते थे। बड़ा ही अल्लाह वाला, लोग कहते वो दुनिया को छोड़ चुका है, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। वो तो भीख इसलिए मांगता है कि इस तरह वो अपने को दूसरों की नजरों में गिराता है। इस तरह अपने को गिराने से उसकी रूह और भी पाक साफ होती है। इन्हीं में से हमीद भी था। वो बड़ा सीधा सादा लड़का था। जुबली के 10वें दर्जे में पढ़ता था और उसका रास्ता उस पुल के नीचे से था। वो बराबर माँ से जिद करके फकीर बाबा के लिए पैसा ही नहीं तरह तरह की चीजें भी लाता था। कभी मिठाई, कभी फल, कभी शिरमाले, कभी मिट्टी की प्लेट में पुलाव, कभी जर्दा। आहिस्ता आहिस्ता ये बात दर्जे में फूट निकली। सबों ने मिसकोट की। ये फकीर हमीद को खूब बेवकूफ बना रहा है। कुछ इलाज होना चाहिए। तय हुआ कि स्कूल के आसपास रहने वाले तलबा हर वक्त उस पर निगाह रखें। कब सोता है, कब जागता है, कब हाथ मुंह धोता है, कब खाता पीता है, जितने पैसे रोज कमाता है उन्हें क्या करता है। अब क्या था, 2-4 दिन ही में रिपोर्टें आने लगीं। फिर कमेटी जलसे में तय हुआ कि इस रंगे सियार का भांडा फोड़ना हमारा फर्ज है। दूसरे ही दिन हमीद से कहा गया, तुम्हारा फकीर बाबा झूठा मक्कार बना हुआ है। वो बहुत कफा हुआ, लड़ने झगड़ने लगा। कहा गया, अच्छा, आज स्कूल के मैच बाद घर न जाओ, हमारे साथ तमाशा देखो। 8-10 लड़के एक साथ उस शाम को रेल के पुल के पास मंडराते रहे। मगरिब की अजान के साथ फकीर की रट में कमी हुई। बस जब कोई भूला भटका पुल के नीचे से गुजरता तो वो अपनी हाँक लगा देता। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, आवाज लगाने का फासला भी बढ़ता रहा। कोई 7:30 बजे थे कि बालाई वाला आवाज देता हुआ पुल के नीचे पहुंचा। उसने 4 बड़ी बड़ी शिरमाले और पाव भर बालाई फकीर बाबा को दी और उससे इसके दाम ही नहीं लिए बल्कि दिन के जमा किए हुए सारे पैसे नोटों में बदल दिए। जब वो पुल से निकला तो लड़कों ने घेरा। क्या ये रोज इतनी ही शिरमाले और बालाई लेता है? हमीद ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं ये कुछ नहीं जानता मियाँ। सुबह 2 शिरमाले और पाव भर बालाई। हमीद गुस्से में भरा हुआ फकीर के पास पहुंचा। उसने पूछा, शर्म नहीं आती तुम्हें बाबा? भीख मांगते हो और शिरमाले और बालाई उड़ाते हो। फकीर ने झिड़क कर कहा, जाओ जाओ, मेरे धंधे पर मुंह न आओ। पाँव सवा पाँव बालाई रोजाना न खाओ तो ये दिन भर 1 पैसा की जरबे कैसे लगाऊं? हमीद उस वक्त तो पाँव पटकता घर चला गया, मगर उस दिन से उसने अपने साथियों का जत्था बनाकर हर एक आने जाने वाले से कहना शुरू कर दिया, इस फकीर को कुछ न देना, ये दूसरे भिखारियों का पेट काटता है और रोज सवा पाँव बालाई खाता है। उधर छोटे बच्चों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, बालाई खाने वाला फकीर, तोंद वाला फकीर। लुत्फ ये कि जितना ही फकीर बाबा चिढ़ता, कफा होता, उतना ही लड़कों को नारा लगाने में मजा आता और उतना ही उसके भिखारी साथी खीखी करके हंसते। कैरात करने वालों का मुंह अब उनकी तरफ मुड़ गया था। जो बादल सिर्फ फकीर बाबा की गोद में बरसा करते थे, वो अब दूसरों की झोलियों में जलथल बनाने लगे थे। चंद ही दिनों में फकीर बाबा का धंधा ठंडा पड़ने लगा। उसने रेल का पुल छोड़कर शाह मीना के मजार के पास जाकर फुटपाथ पर बसेरा कर लिया, मगर वहां दरख्त की शाखों के सिवा धूप, ओस या पानी से बचाने वाली कोई झोंपड़ी न थी। एक रात दिसंबर की सर्दियों में बूंदाबांदी के साथ जब ओले भी पड़े तो फकीर बाबा को कहीं पनाह न मिली। दरख्त की शाखें उसे ठंडी गोलियों की बौछार से न बचा सकीं। सुबह को वो अपनी गुड्डी में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब उसके चीथड़ों की तलाशी ली तो उनमें 800 के बड़े नोट और 50 रुपयों के छोटे नोट और पैसे बंधे मिले।
कौन कहे कि अगर इन रूपों से कोई झोंपड़ी बनाकर वो उसमें रहता तो उसकी जान बच जाती। जिसने भी उसके मौत की साथ साथ उसके पास से मिलने वाली रकम की बात सुनी, उसकी हालत पर अफसोस किया। मगर हमीद बार बार यही सोचता रहा, आखिर हुकूमत हर शहर में ऐसे घर क्यों नहीं बना सकती जिसमें सारे भिखारी रखे जा सकें और जनता उनके धोखों और उनकी बीमारियों से महफूज रहे। तुम्हें जो इस मुल्क के होने वाले हाकिम हो, इस सवाल का जवाब देना है। जंगल में एक स्कूल था। वहां दो मोर पढ़ते थे, हरा मोर और लाल मोर। दोनों बड़े खूबसूरत थे। स्कूल में तोता, मैना, कौवा और जुगनू भी पढ़ते थे। लाल मोर की उन सबसे दोस्ती थी। जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी तो ये पांचों छल्ली छलिया खेलते। लाल मोर का कोई दोस्त अगर बीमार पड़ जाता तो वो उसके घर जाता और अपना नाच दिखा दिखाकर उसका जी ऐसा बहलाता कि वो अच्छा हो जाता। हरे मोर से किसी की दोस्ती नहीं थी, न तो वो अपने साथियों के साथ छल्ली छलिया खेलता और न किसी बीमार के घर आता जाता। एक दिन सब चिड़ियों ने हरे मोर से कहा, आज तुमको भी खेलना पड़ेगा। बहुत कहने सुनने से वो राजी हो गया। खेल होने लगा। थोड़ी देर में हरा मोर चोर बन गया। दांव जो देना पड़ा तो ये दिल ही दिल में बहुत बिगड़ा। कहीं मैना का पांव उसकी दुम पर पड़ गया। फिर वो आगब बूला हो गया। लगा मैना को अंधा और बदतमीज कहने और दौड़ा मारने। सबने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। वो कफा होकर चला गया। उस दिन से हरा मोर बिल्कुल अलग थलग रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद लाल मोर, हरा मोर, तोता, मैना, कौवा और जुगनू सब पढ़ सीख कर स्कूल से चले गए और अपने अपने कामों में लग गए। हरे मोर और लाल मोर के भारी भारी चमकदार परें निकल आईं। वो खूब नाचने लगे और बागों में घूमने लगे। एक दिन हरे मोर और लाल मोर दोनों ने बाग में मोरनी को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, नाजुक चोंच थी, पर मुलायम मुलायम थे। देखते ही दोनों की तबीयत आ गई। हरे मोर ने मोरनी से कहा, मोरनी हमसे शादी कर लो। लाल मोर ने भी कहा, नहीं, हमसे शादी कर लो। फिर दोनों ने मोरनी को अपना अपना नाच दिखाया। मोरनी ने देखा कि दोनों मोर बहुत खूबसूरत हैं और दोनों बहुत अच्छा नाचते हैं। वो बड़ी चकराई कि मैं किससे शादी करूं और किससे न करूं। कहने लगी, जाओ, मैं तुम दोनों का इम्तिहान लूंगी। जो उसमें पूरा उतरे उसी के साथ शादी करूंगी। मोरनी की एक सहेली थी, चूहिया। वो शहर में रहती थी। मोरनी ने उसको बुला भेजा। जब वो आई तो मोरनी ने उससे कहा, अरे बहन चूहिया, तुम तो आदमियों में रहती हो, उनकी बातें जानती हो। तब जानू कोई ऐसी तदबीर करो जिससे पता चल जाए कि लाल मोर अच्छा या बुरा। चूहिया ने जवाब दिया, सहेली, तुम जरा भी फिक्र न करो, मैं ऐसी ही तदबीर करती हूँ। तुम्हें क्या, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन सा मोर अच्छा है। जब आधी रात इधर आधी रात उधर हुई और सारा संसार सो गया तब चूहिया काला कंबल ओढ़कर निकली। दबे पांव हरे मोर के घोंसले में आई। देखा कि वो पड़ा बेखबर सो रहा है। ये चुपके चुपके उसके पर कतरने लगी। हरा मोर सोते का सोता रह गया और चूहिया उसकी दुम तक कुतर गई। पर जो कट गए तो मोर अंदर से लाल गोश्त का लोथड़ा रह गया। सुबह सवेरे हरे मोर की आंख खुली तो देखा कि मैं बिल्कुल लुंड-मुंड हूं। वो बहुत घबराया कि अब क्या करूं। कोई दोस्त तो उसका था ही नहीं जो राह बताता। वो घोंसले में अकेला पड़ा रहा। हरे मोर के पंख कट गए थे, इसलिए आज दाना चुगने भी नहीं जा सकता। जब सारा दिन बीत गया और भूख प्यास से बुरी हालत हो गई तब किसी न किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा और खेत की तरफ चला।
रास्ते में उसे बतखें और मुर्गियां मिली जो हरे मोर को इस हालत में देखकर हंसने लगीं और बतखें कहने लगीं, कर्र 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 कर्र। कैसी बेशर्म चिड़िया है, अपने पर उतारे बाजार में नंगी घूम रही है। मुर्गियां कहने लगीं, कटाकट कटाकट, मारो तो इस नंगधन को। चूजों ने जो देखा तो लगे तालियां बजा चिढ़ाने, दुम कट गई पर झड़ गए, फिरते हैं लंडूरे। है मियाँ चिरकुट, है मियाँ चिरकुट। कहीं गश्त लगाते हुए उधर आ निकले सिपाही बिलाव। उन्होंने देखा मोर को तो समझे कि बोटी है। फिर तो वो उस पर झपट पड़े और ये भागा अपनी जान लेकर। सिपाही बिलाव चिल्लाने लगे, अरे बोटी भागती जा रही है। हरे मोर ने भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और बिलाव के डर से इधर उधर दुबकता फिरने लगा। आखिर जब भूख प्यास से मरने लगा और बहुत आजिज आ गया तो एक गिद्ध के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, तू मुझे खा ले। चमर गिद्ध को उस पर तरस आ गया। हरा मोर वहीं दिन गुजारने लगा। उसका दिया हुआ सड़ा हुआ गोश्त खाता, संडास का पानी पीता और गुलामों की तरह उसका कामकाज करता रहता। दूसरी रात चूहिया ने लाल मोर के पर भी काट डाले। लाल मोर ने जब देखा कि मेरे सब पर गायब हैं तो रोने लगा कि भला अब मोरनी मेरे साथ शादी क्यों करने लगी। मैना और कौवा उस दिन जो अपने दोस्त मोर से मिलने आए तो उनको उसकी मुसीबत का पता चला। वो दोनों उसे समझाने लगे कि ऐसी बीमारियां आती ही रहती हैं, घबराओ नहीं, कोई न कोई राह निकल ही आएगी। मैना जाकर कहीं से दाने बटोर लाई। कौवा एक चपाती उठा लाया। फिर तीनों ने मजे से बैठकर खाना खाया और आपस में ऐसी हंसी की बातें हुई कि लाल मोर अपनी मुसीबत भूल गया। जब तीनों खा पी चुके और लाल मोर की ढारस बंध गई तब मैना और कौवा बैठकर सोचने लगे कि क्या किया जाए कि लाल मोर के पर फिर से निकल आए। कौवे ने कहा, हकीम की दवा से पर फिर से निकल सकते हैं, मगर उसके घर का रास्ता बहुत मुश्किल है। राह में दो बड़े भयानक मैदान पड़ते हैं, पीला मैदान और काला मैदान। पीले मैदान में रात को ओले पड़ते हैं और काले मैदान में दिन को। इसलिए पीला मैदान दिन भर में पार कर लेना होगा, नहीं तो ओलों से सर फट जाएगा। फिर बिना दम लिए रात में काला मैदान पार करना होगा। लाल मोर ने कहा, मैं पैदल बड़ा तेज भाग सकता हूँ, पार कर लूंगा। कौवे ने कहा, एक मुश्किल और है, जमीन पर एक बड़ा भारी सांप रहता है जो पैदल जाने वालों को निगल जाता है। लाल मोर ने कहा, मैं तो जाऊंगा, सांप निगल जाए तो निगल जाए, मोरनी के बगैर जीने से मर जाना अच्छा। मैना बोली, भाई कौवे, चलो हम दोनों भी लाल मोर के साथ साथ चलें। जहां सांप निकला मैं तुमको बता दूंगी, फिर दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे। तीनों ने दूसरे दिन चलने की ठान ली। दूसरे दिन लाल मोर, कौवा और मैना भी हकीम के घर को चले। लाल मोर नीचे नीचे भाग रहा था और कौवा और मैना उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे थे। सांप रास्ते में बैठा हुआ था। उसने मोर को आते देखा तो बुदबुदाया, आहा, कैसी अच्छी बोटी भागी जा रही है, मैं अभी इसको खाता हूं। सांप लाल मोर पर झपटा, लेकिन उसको इसकी सख्त सजा मिली। मैना ने टेन टेन करके कौवे को खबर दी कि सांप आ रहा है। कौवे ने पीछे से आकर एक चोंच सांप की दुम पर मार दी। सांप जो पलटा कौवे की तरफ तो मैना ने पीछे से आकर एक दूसरी चोंच रसीद कर दी उसकी दुम पर। फिर दोनों ने मिलकर सांप के इतनी चोंचें मारी कि उसका कचूमर निकल गया और वो मर गया। सांप को मारकर फिर तीनों मंजिल की तरफ चल खड़े हुए और सूरज डूबते डूबते पीला मैदान पार हो गया और काला मैदान आ गया। एक तो मैदान काला, उस पर रात का घुप अंधेरा। लाल मोर घबरा कर कहने लगा,
बहन मैना और भाई कव्वे मुझे तो रास्ता नहीं सूझता। मैना बोली, भैया घबराओ नहीं, वो सामने जो रोशनी दिखाई दे रही है ये मियाँ जुगनू का घर है। चलो उनसे कहें कि हमको रोशनी दिखा दें। तीनों पहुंचे जुगनू के घर। उन तीनों की बड़ी कातिर की। चाय पिलाई, खाना खिलाया और फिर उनके साथ चल खड़ा हुआ। भयानक अंधेरा छाया हुआ था। उसके आगे आगे मियाँ जुगनू रोशनी दिखाते जा रहे थे। पीछे पीछे जमीन पर लाल मोर भाग रहा था और उसके ऊपर मैना और कौवा उड़ रहे थे। चारों भागते रहे, भागते रहे। जैसे जैसे सुबह करीब आती जाती मैना और कौवा जुगनू से कहते, भाई जुगनू और तेज, नहीं तो अगर सुबह हो गई तो ओले पड़ने लगेंगे और हम लोगों के सर फूटने लगेंगे। मियाँ जुगनू कहते, हम थके जा रहे हैं, इतना तेज नहीं चल सकते। मैना और कौवा कहते, भाई जरा हिम्मत से काम लो तो हमारा काम बन जाएगा। सुबह होते होते काला मैदान में पार हो गया। लाल मोर ने हकीम के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, मैं आऊं, मैं आऊं। अंदर से हकीम साहब का कुत्ता निकला। उसने कहा, भाग, मैं तुझे अंदर नहीं घुसने दूंगा। तेरे पर नहीं है, तू कोड़ी है। ये कहकर कुत्ता भौंकने लगा, भौं 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 भौं। इतने में किसी ने ऊपर से कहा, भाई लाल मोर, तुम कहाँ? ऊपर एक पिंजरे में भाई तोते मिट्ठू मियाँ बैठे हुए थे। लाल मोर ने उनको अपनी बिपता कह सुनाई। तोता बोला, भाई मोर, घबराओ नहीं, मैं आदमी की बोली जानता हूँ, अभी हकीम साहब से दवा दिलाता हूँ। फिर तोते ने दुत दुत करके कुत्ते को भगाया। जब हकीम साहब बाहर आए तो तोते ने लाल मोर को दवा दिलवा दी। दवा खाते ही लाल मोर के पर और दुम निकल आई जो पहले से ज्यादा खूबसूरत चमकदार थे। लाल मोर के अच्छा होने की मैना, कौवा, जुगनू और तोता चारों ने बड़ी खुशियां मनाए। फिर मैना, कौवा, जुगनू और लाल मोर तोते से रुकस्त हो गए और उड़कर मैदानों को पार करके जंगल आ गए। मोरनी ने लाल मोर का सारा किस्सा सुना तो वो भी उस पर आशिक हो गई। दिल में चूहिया के इम्तिहान की तारीफ करने लगी। इस तरह साफ पता चल गया कि कौन सा मोर अच्छा था, कौन सा बुरा। फिर बड़ी धूमधाम से लाल मोर और मोरनी की शादी हो गई। 1 अक्टूबर को हमारे गोशी की सालगिरह मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से नन्हे मुन्ने खरगोश मुबारकबाद देने आते हैं। अपने साथ गोशी के लिए तोहफे भी लाते हैं। हरी हरी घास, मूली के बड़े बड़े पत्ते, गाजरें, मटर, साग, सेब, अंगूर, केले और बिस्कुट भी, और ये सब चीजें प्लास्टिक की बड़ी खूबसूरत थैलियों में लाई जाती हैं। उनको देखकर खरगोश की क्या हालत होती है, बस कुछ न पूछिए। मुंह में पानी भर आता है और मारे खुशी के वो अपने लंबे लंबे कान भी हिलाते जाते हैं। पिछले साल की सालगिरह का हाल सुनो जो इत्तिफाक से ऑल इंडिया खरगोश कॉन्फ्रेंस बन गया। हम लोगों ने अपने गोशी की सालगिरह पर अपने 1 दर्जन दोस्तों को मदऊ किया। दावतनामे पर गोशी की तस्वीर भी शाया की गई थी। हमारे हर दोस्त के यहाँ 2-2 एक-एक खरगोश हैं। किसी किसी के पास 3-3 और 4 भी हैं। उन्हें लिख दिया गया कि वो अपने हमराह सभी खरगोश को लेकर आएं। ठीक 5 बजे हमारे घर के सामने कई गाड़ियां, रिक्शा और स्कूटर जमा हो गए। उनमें टिक्कू, टीनू, कुकी, मीनू, आकू, नीरू, डब्बू, पोगी, राजू, शीशु और बेबी वगैरह उतरे। उन सबकी गोद में अपने अपने खरगोश थे और हाथों में तहाइफ के बंडल, वही तोहफे जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है। उन पैकेटों पर एक खरगोश का नाम भी लिखा था। लक्की की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से, मूनलाइट की तरफ से, डिक्की और वुडवुड की तरफ से वगैरह वगैरह। बड़े कमरे में सारे खरगोशों को फर्श पर छोड़ दिया गया। नर्म कालीन पर प्यारे प्यारे 20 खरगोश पहले तो दौड़े फिरे और फिर उछलुछलकर सोफों पर चढ़ गए।
बड़ी शान से जमकर बैठ गए। हमारे गोशी पहले ही दीवान पर विराजमान थे। उसके सामने गुलाब के फूलों का ढेर लगा था। उसका जी चाहता तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक आध पत्ती मुंह में लेकर चबा लेता, वरना बड़े मजे से नाक से सांस लेता हुआ कान ही हिलाता रहता। अपनी लाल लाल आंखों से, जो किसी गुस्से से नहीं बल्कि कुदरती खूबसूरती की वजह से ऐसी थी, मौजूद खरगोशों की जानिब बारी बारी देख रहा था। वहां से सारे बच्चे भी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब पोली ने अपने खरगोश की सालगिरह शुरू होने की इत्तिला दी, सब बच्चों ने अपने अपने खरगोशों के तोहफे बीचों बीच कालीन पर रख दिए। तहाइफ देखकर गोशी ने मुसर्रत से कान हिला हिला कर दिखा दिया था कि वो उन सबका ममनून एहसान हो रहा है। पोली ने इस मौका पर हरी घास के रंग का एक बड़ा केक बनवा के रखा था। ऊपर से तो घास ही लगती थी, मगर नीचे हकीकतन बड़ा लजीज केक पोशीदा था। केक के आसपास 7 अदद मोमबत्तियां जलाई गईं। गोशी की ये 7वीं सालगिरह थी। वो दूसरे तमाम खरगोशों में जायद उम्र का था। सब बच्चों की तालियों की गूंज के साथ मोमबत्तियां बुझाई गईं और केक काटा गया। ऐसा करने में पोली ने गोशी की मदद की। पोली ने उसे गोद में उठा रखा था। दूसरे खरगोश ने उस वक्त कान हिला हिलाकर अपनी मुसर्रत का इजहार किया। उन सब में केक के ऊपर लगी घास तकसीम कर दी गई। केक के टुकड़े बच्चों ने बांट लिए। जब वो सब केक खाने और एक दूसरे को प्यार करने में मशगूल थे, उस वक्त पोली का बड़ा भाई बल्लू आ गया। बल्लू बहुत शरीर लड़का था। सब बच्चे सहम गए, वो जरूर कोई शरारत करेगा। हो सकता है कि उनके खरगोश छीन कर भाग जाए। उसने वहां आते ही इत्तिला दी। सारे बच्चे एक तरफ दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। आज खरगोशों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सारे खरगोश अपनी अपनी मुश्किलात पर गौर करेंगे। सब बच्चे दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। बिन्नू ने फिर कहा, आज के इस मखसूस जलसे का सदर गोशी को चुना जाता है, क्योंकि वही सबसे उम्र में बड़े हैं। इसके बाद गोशी को गले में फूलों का हार पहनाया गया, जिसे उसने कान झटकट कर उतार दिया। बल्लू ने हार उसके सामने फिर ढेर बनाकर रख दिया। चूंकि हर खरगोश अलग जगह पर बैठा था, बिल्लू ने उसके पीछे एक एक बच्चे को रहने का हुक्म दिया। जब बच्चे उसके हुक्म के मुताबिक खड़े हो गए, तो बिल्लू ने अपनी जेब में से कागज के कई पुर्जे निकाले। हर कागज पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उसने सब बच्चों को एक एक कागज देते हुए कहा, इन पर खरगोशों की मांगे लिखी हुई हैं। उनकी राय और मांगे भी दर्ज हैं। अब सब बच्चे बारी बारी अपना कागज पढ़कर सुनाएंगे। बच्चे इस तमाशे से बहुत खुश हुए। इतने खुश कि बस कुछ न पूछिए। नीरू ने प्रोफेसर के पीछे खड़े होकर बुलंद आवाज से पढ़ा, हम लोगों को पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिलते हैं। जब तक हमारे लिए स्कूल और कॉलेज नहीं खुल जाते, तब तक हमें दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें काट काट कर खाने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। मीनू ने अपने लक्की के पीछे खड़े होकर पढ़ा, भारत सरकार खरगोश की तरक्की और भलाई के लिए लॉटरी टिकट जारी करे, जिसकी आमद से एक अलग खरगोश प्रदेश कायम किया जा सके। उसमें कुत्तों और बिल्लियों को किसी भी हालत में घुसने की इजाजत न हो। सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हमसे मिलने के लिए जरूर आ सकें। ये सुनकर सारे बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। खरगोश ने भी कान हिला हिलाकर इस मांग का साथ दिया। अब टिक्की की बारी थी। उसने हाथ में पकड़े हुए कागज को पढ़ने से पहले उस पर डॉक्टर के दस्तखत कराए। उसके बाद बोली, खरगोश के लिए एक अलग अस्पताल का इंतजाम होना चाहिए। हम उन अस्पतालों में नहीं जाएंगे जहां दूसरे जानवरों का भी इलाज होता है। उनकी बदबू से हमारी नाक फटती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, घास और पत्ते खाना छोड़ देंगे। इस पर भी खूब खखे लगे।
आखिर में पोली ने जलसे के सदर गोशी की तरफ से एक तकरीर पढ़कर सुनाई। खास बातें इस तरह थीं। मैंने आप लोगों की मांगे गौर से सुनी, कुछ से मैं इत्तिफाक करता हूं, कुछ से मुत्तफिक नहीं हूं। फिर भी मैं गौर करूंगा। अगर आपने मुझको सचमुच अपना लीडर चुन लिया है तो मैं आपकी आवाज इंसानों तक जरूर पहुंचाऊंगा, जो इस वक्त हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। अब वक्त नहीं है और हम सबको बड़े जोर की भूख लगी है। इन बच्चों को भी भूख लगी हुई है, हम सब तो इन तहाइफ पर ही टूट पड़ेंगे। मगर ये हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मगर मेरी नाक कहती है कि इन सब के लिए भी बराबर के कमरे में बड़ा मजेदार खाना लगाया जा रहा है। उधर से खुशबू आनी शुरू हो गई है। खरगोश एकता जिंदाबाद। खाने की खुशखबरी सुनकर सारे बच्चे साथ वाले कमरे की तरफ भाग खड़े हुए। जाते वक्त वो खरगोशों के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करते गए ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता उन पर न झपट पड़े। खरगोश अपने दांतों और पंजों से तोहफे वाले पैकेट फाड़ने में लगे हुए थे। बल्लू, जिसने आज बच्चों के प्रोग्राम को बहुत दिलचस्प बना दिया था, हंसते हंसते बच्चों में प्लेटें और चम्मचे बांटता फिर रहा था। एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा फुर्र फुर्र। और वह फुर्र फुर्र बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर्र फुर्र सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वह श्मशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ, तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था। वह वहां सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ाकर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था।
उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हूं। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया। राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपए दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है?
लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उलझुलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छां बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।
उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से